हेलो बच्चा लोग, कैसे हो। हम जानते हैं सभी लोग एकदम मस्त हो, ज़बरदस्त हो और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे हो। हमको इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, पूरा भरोसा आप लोगों पे। तो आज मैं बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो अभी, है ना। कम से कम ये एक बार जरूर होना चाहिए। तो उसी तरीके से जैसे मैं हर बार लाता हूँ वैसे ही आज क्या लाया हूँ, स्पेशल टेस्ट आपका। और टेस्ट कितना होगा भाई, 30+ क्वेश्चन होंगे। किस चीज़ के क्वेश्चन होंगे, वही जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक सब कुछ बता रहा था। आज पता चलेगा कि मेरे पढ़ाए हुए में से कितना क्वेश्चन आ रहा है, या तो आप नीट का या सीयूईटी का या तो फिर बीएससी नर्सिंग का या कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम अगर होगा उसका पेपर उठा के देख लेना। एक एक क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर जो सीरीज थी इन्हीं में से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। और हाँ, एक चैलेंज है कि आपको 30+ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 30+ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से आपको 15+ केवल करके दिखाना है तो हम मान जाएंगे कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। अगर 15 भी नहीं सही किए, 15 भी सही नहीं किए, तो इसका मतलब कि आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अपने सपने को जो सजोया है आपने, जो ये दृढ़ संकल्प निश्चय किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, मेहनत करना है। मैं मेहनत से सभी टॉपिक की सीरीज वाइज वीडियो लगा दिया हूँ इसी प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके देख लो। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है कि 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का, ठीक है। बस 7 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट जो एकदम एनसीईआरटी का निचोड़ है, एकदम जो धागा खोल दे एनसीईआरटी का, वो पॉइंट बताएं, है ना। और एंजाइम का 1 घंटे का वीडियो है और 1 घंटे में इतनी बातें बता दिया हूँ कि इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन जाना ही नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। और क्वेश्चन जो होगा वो इस बोर्ड पे नहीं, हम लोगों का किस पे होगा, आपके डिस्प्ले पे शो होगा। मैं वहाँ समझाऊंगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो पूछूंगा ही, फिर इसके बाद उसका आंसर बता के उसको एक्सप्लेन भी करूंगा और ये बताऊंगा कि बेटा ये मेरे उस लेक्चर में था, ऐसे याद कराया था, ठीक है। रेडी हो सभी लोग, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि द प्लांट एस इज द इंडिकेशन ऑफ। अच्छा, ये चीज इसके लिए मत परेशान होना कि इंग्लिश में, मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है। तो प्लांट का एस क्या होता है, मीन्स जो पौधे को अगर हम लोग धीरे धीरे हीट करें, किसी भी सेल को, उसके पार्ट को या प्लांट को हीट करें तो उसमें जो राख बचती है, ठीक है, बचा हुआ जो पार्ट होता है उसे प्लांट एस कहते हैं। तो क्या कह रहा है ये, इंडिकेशन ऑफ, किस चीज का इंडिकेशन होता है, मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब बाय प्लांट, कि वो प्लांट किस क्या बचा हुआ है कि मिनरल और साल्ट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट है कि मिनरल साल्ट और ऑर्गेनिक मैटर दोनों है या नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर हम लोगों का देखो, प्लांट जो होता है अगर उसको बर्न किया जाएगा तो उसमें बेसिकली क्या होते हैं, सेल होती है, सेल के अंदर पूरा जितना भी फ्लूइड है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और किसके कंटेंट होते हैं, वाटर के, पानी के। तो पानी वाला कंटेंट तो ऐसे ही निकल जाएगा और बचा क्या, उसमें जो मिनरल उसने एब्जॉर्ब किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यही फर्स्ट वाला, मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पे, विच इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू विथ एसिड सॉल्युबल पूल। देखो ये फर्स्ट मेरा वीडियो देख लोगे, उसमें तुमको बहुत आराम से मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट, जो कि सही नहीं है वो हमको बताना है। इट कंटेन बायोमॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, या अमाइनो एसिड आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, लिपिड हैव मॉलिक्यूल weight below 800 डाल्टन, सो इट कम्स अंडर एसिड सॉल्युबल पूल। हमने बताया था, याद करो, इंपॉर्टेंट, कि भाई लिपिड को अच्छे से याद रखना। लिपिड जो होता है उसका साइज तो 800 जो डाल्टन है उसके अंदर होता है, लेकिन ये एसिड सॉल्युबल पूल नहीं होता है। तो ये वाला जो हम लोगों का ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ऑड मैन आउट, मतलब कि इस चार यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में से क्या हमको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जो औरों से अलग हो। जैसे देखो,
एस्पार्टिक एसिड ये क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड ये भी अमाइनो एसिड है। पाल्मिटिक एसिड ये तो अमाइनो एसिड नहीं लग रहा है, लेकिन आगे चेक करते हैं। एलाइलिन, सेरिन ये भी दोनों अमाइनो एसिड है, यानी कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, एलाइलिन और सेरिन ये क्या है? एक एक अमाइनो एसिड है। और कौन अमाइनो एसिड नहीं है? ये पाल्मिटिक एसिड। तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एरोमेटिक? हाँ, अमाइनो एसिड। देखो भाई, अमाइनो एसिड की जो ट्रिक बनाए हैं, अमाइनो एसिड के 7-7 मिनट के लगभग 2 वीडियो है, देख लो यार, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और उसमें मैंने बताया था, ट्रिक से भी बताया था कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई कि अमाइनो एसिड को हम लोग देखेंगे कि लाइसिन, आयोजिनिन, ऐसा तो कुछ है नहीं। टायरोसिन, टायरोसिन मीन्स कहते हैं टायर, टायर जैसे जलता है या टायर महकता है, नया नया टायर रहता है। ट्रिप्टोफैन, फैन भी जलता है तो महकता है। और फिनाइल एलाइलिन, फिनाइल जो फिनाइल होता है वो भी अगर गिर जाए, उससे हम लोग घर धुलते हैं तो महकता है। तो यानी कि एरोमेटिक वाला जो अमाइनो एसिड होगा उसको मैंने इस तरीके से याद कराया था। और देख लो भाई, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, और यहाँ पर इसका हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 है हम लोगों का। 5 क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्लिटर आयन फ्रॉम इन सॉल्यूशन इन डिफरेंट पीएच। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे बी वाले ऑप्शन पे इसका, क्योंकि एलाइलिन ऐसा होता है कि अगर ये ज्विटर आयन को शो करता है, अगर पीएच भी डिफरेंट है तो भी ये क्या करता है? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, इस पे तो मैं एक स्पेशल अलग से ही वीडियो बनाया हूँ, वहां पे जाकर देख लेना। ये भी अमाइनो एसिड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 6। द टाइप ऑफ शुगर इन डीएनए। ये तो कोई दूध पीता बच्चा हुआ भी ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व कर देगा। तो डीएनए में कौन सी शुगर होती है? तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें पेंटोज शुगर होती है। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की शुगर होती है। लेकिन एक चीज है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में केवल राइबोस शुगर पाई जाती है। इसको याद रखना। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये कुछ अच्छा सा क्वेश्चन हमको मिला अभी को। क्या क्वेश्चन मिला है भाई कि देखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको एडजस्ट कर ले। हाँ, अब सही है। Select the correct statement. General formula of fatty acid is RCOOH. हाँ भाई, ये तो फैटी एसिड का फार्मूला होता है। वेयर आर इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी सही है, क्योंकि आर मीन्स क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मीन्स क्या होता है? CH3 C2H5 ऐसे करके। तो ये तो मुझे ऑप्शन सही लग रहा है। किसी दूसरे पे अच्छा देखते हैं क्या कुछ और है। जब हमको देखो पहले ही मिल गया सही वाला, तो अदर को देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखेंगे क्या गड़बड़ी है दूसरे में देखना चाहते हो तो उसको पढ़ के बता रहे हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एनी फैटी एसिड इज RCOOH। ये भी इतना तक तो सही है। वेयर आर इज एनी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दिया। कार्बोहाइड्रेट तो यार नहीं है। ये क्या है? एल्किल ग्रुप होता है, जिसमें लंबे हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन यही पाए जाते हैं। इसके बाद सी वाले में देखते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड इज RCHO। ये तो एल्डिहाइड, ये तो गलत दिया है। और जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड इज RCHO, ये भी गलत दिया है। तो यानी कि हम लोग का करेक्ट जो ऑप्शन सही हुआ है वो कौन सा सही है? ये फर्स्ट वाला है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का? ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 अमाइनो एसिड इज अकम्पेन्ड बाय द एडिशन। अच्छा ठीक है, पेप्टाइड बंद कैसे बनता है भाई? बहुत बार बताए हैं हम यहाँ पर। अच्छा ठीक है, आप लोग को अगर समझना तो थोड़ा सा बता रहे हैं। जो अमाइनो एसिड होता है उसी के मिलने से पेप्टाइड बंद बनता है। तो जैसे एक कोई अमाइनो एसिड हम लोग लेते हैं, तो अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है? कार्बन। एक साइड कौन होगा? COOH। ठीक है, COOH। फिर इधर एक साइड कौन होगा? NH2। यहाँ पर अच्छे से बन नहीं पा रहा है, वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ, मैं खुद पढ़ाया हूँ। और यहाँ पर मान लीजिए H है। तो अब इसके बाद यही यूनिट हम लोग सेम लेंगे। यहाँ पर क्या होगा? N, फिर इधर H, इधर H, फिर इसके बाद C, फिर इसके बाद COOH। ठीक, फिर इधर H और इधर मान लीजिए CH3। तो देखो ये एक अमाइनो एसिड है, सुन लो भाई, ये एक अमाइनो एसिड है ये वाला।
और एक अमाइनो एसिड ये वाला है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पे देख लो अच्छे से। तो इनको जोड़ने के लिए एक H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा, ये OH और H निकल के चले जाएंगे। तो अब बचा कौन, ये कार्बन, क्योंकि कार्बन का OH तो भाग गया, और नाइट्रोजन का कौन, इस नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी भाग गया। तो ये नाइट्रोजन भी खोज रहा है कि कोई मिले, एक बॉन्ड हम बना लें, और ये कार्बन भी खोज रहा है। तो ये कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, इस वाले से, और ये बॉन्ड का नाम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, H2O निकलता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में, एडिशन ऑफ H2O, नहीं H2O ऐड थोड़ा नहीं हो रहा है, H2O निकल रहा है। डी एमिनेशन ये भी नहीं, डी कार्बोक्सिलेशन ये भी नहीं, डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। इसके बाद हम लोग आते हैं, अभी तक बताते रहो कमेंट में कि आपका कितना क्वेश्चन अभी तक सही हुआ है, और अगर अच्छा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपने दोस्त को शेयर कर दो कि वो भी देखे कि कितना वो सॉल्व कर पा रहा है। और मैंने बताया ना कि 15 क्वेश्चन करना इसमें थोड़ा आसानी नहीं होगा आपके लिए, अगर आप नए नए में स्टार्टिंग में नीट की या कोई मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड विल बी देयर इन पॉलीपेप्टाइड चेन विद 50 अमाइनो एसिड। देखो सिंपल सी बात है, जैसे अभी मैंने ऊपर ही बताया, 2 अमाइनो एसिड में एक बॉन्ड बन रहा है ना। जैसे एक के बाद, जैसे सपोज करो ये एक अमाइनो एसिड है ऐसे रस्सी टाइप में, ठीक, और इसके बाद सेकेंड ये वाला एक अमाइनो एसिड है, फिर इसके बाद ये वाला एक अमाइनो एसिड है, फिर इसके बाद ये एक अमाइनो एसिड है, फिर ये एक अमाइनो एसिड है। इस तरीके से अगर इनको हम लोग जोड़े आपस में, देखो मान लो ये कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, टोटल 50 की जगह हम लोग कितना मान लिए 5। तो इनको देखो जोड़ने पर आ कितना रहा है, कितने जो है बॉन्ड बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो यहाँ से 1, ये जुड़ेगा 2, ये 3 और ये 4 बन रहे हैं। तो इसी तरीके से 50 जब होगा, क्योंकि देखो लास्ट वाला फिर अब इधर तो किसी को जुड़ना नहीं है, तो यानी कि एक बॉन्ड कम हो जा रहा है। तो इसीलिए 50 जो अमाइनो एसिड है ये कितने टोटल बॉन्ड बनाएंगे भाई, 49। तो इसको याद रखना जरूर से। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान करता है हमारे बच्चों को, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे जो है, जो हमसे पढ़े हुए हैं, उनके लिए तो ये तो एकदम क्वेश्चन हलवा सब होंगे। यहाँ पर देखो क्या है भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर है स्ट्रक्चर लेवल ऑफ केराटिन, फाइब्रोइन एंड हीमोग्लोबिन आर रिस्पेक्टिवली। इनका मतलब किस फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि जो ये केराटिन और फाइब्रोइन होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जब देखोगे तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होते हैं, है ना। और जबकि ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। हमेशा और एनसीईआरटी में इस बात को मेंशन भी किया हुआ है, और पढ़ाते समय भी मैंने शायद इसको बताया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया। हम अपने आप को रुक जाओ, कहीं और शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है कट। हाँ अब सही क्या है भाई कि फर्स्ट वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हमको देखना है, राइट वाला नहीं, ये भी नोटिस किए रहना। तो प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये तो बात सही है कि अब हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है। तो अब ये जरूरी थोड़ा नहीं कि एक ही टाइप के केवल अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाएंगे। 20 में से कोई किसी के साथ ऐड हो सकता है, कोई किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, जुड़ के प्रोटीन बना लेंगे। तो ये तो बात सही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका। इसके बाद सेकंड आ जाओ, राइबोजाइम और न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर। बहुत अच्छा है, एंजाइम वाला वीडियो देख लो, एकदम मस्त बताया। और वहां पर बोले भी थे कि आएगा राइबोजाइम के बारे में एक बार और जान लेना कि ये एंजाइम मतलब एक एंजाइम की तरह भी होता है, एक कैटालाइट पावर भी इसके पास होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड वाले, ये भी सही बात है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें गलत वाला पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड वाला देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड सर्व एज जेनेटिक मटेरियल, ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद आ जाओ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड आर 3 टाइप ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग सिस्टम, तो भाई ये भी तो सही बात है। अब लास्ट में आ जाओ, क्या कहता है, कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन होल द बायोस्फीयर। भाई देखो यहीं से पकड़ा गया
गया, ये कोलाजन नहीं होगा, होल बायोस्फीयर में रूबिस्को होगा, और इसका उल्टा दे दिया है, एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो ये वाला गलत है और यही वाला हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा, सही, क्योंकि क्वेश्चन में गलत ही पूछा है, तो गलत बात यही बोला है, तो ई वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। अपने क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल द पॉलीसैकेराइड। वाह वाह वाह, क्या वाला क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है। देखो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन हो गया, सुक्रोज। भाई देखो सुक्रोज जो है ये किसके अंदर आता है बताओ, हमने पढ़ाया है, पूरा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कराया है, याद कराया है एनसीईआरटी में, इसीलिए आप लोगों को, है ना। यहाँ तक कि बायो में जो बायो वाले बुक में जो बायो मॉलिक्यूल चैप्टर है, उसके अलावा एक केमिस्ट्री में भी आपके 12th के लास्ट में जो है बायो मॉलिक्यूल चैप्टर ऑर्गेनिक में, वहां से भी मैंने पढ़ाया है, इसी दिन रात के लिए पढ़ाया था कि क्वेश्चन आए तुरंत टप से उठा लेना उसको। तो यहाँ पर देखो सुक्रोज जो है वो किसके अंदर आएगा, हमारा सुक्रोज आएगा पॉलीसैकेराइड, सॉरी ऑलिगोसैकेराइड में, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, स्टार्च है। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे, स्टार्च है, सुक्रोज है, सुक्रोज फिर आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर लास्ट वाला क्या है, सेलुलोज, स्टार्च और लैक्टोज। तो आप लोग के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, लैक्टोज बेचारा आकर यहाँ पर काम गड़बड़ा दिया इसका, है ना, क्योंकि लैक्टोज जो है वो सुक्रोज, लैक्टोज ये सब ऑलिगोसैकेराइड में आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ भाई, ऑप्शन सही हुआ बी वाला। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर। काइटिन इज फाउंड इन, काइटिन कहाँ पाई जाती है, सेल वाला फंजाई, फंजाई की सेल वाल में, ये तो एकदम सही सच्ची घटना है, सही बात है। इसके बाद एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं कुछ जैसे काकरोच हो गया और फिर ये बिच्छू हो गया, ये सब ठीक है। तो इन सब का जो एक्सोस्केलेटन जो बाहरी कंकाल है, ये क्या काइटिन का बना होता है, तो ये बिल्कुल बना होता है। इसको मारने पर ना पहचान थोड़ा सा होती है, इनको मारोगे तो फूट जाएगा, जैसे चींटा हुआ, चींटा उसके भी कभी मारे हुए चींटा देखते हो फूट जाता है, केकड़ा हुआ, केकड़ों को मारेंगे अगर हम लोग तो फूट जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब। देखो केकड़ा दिया है ना, क्रैब एंड प्रान, प्रान मतलब वही झींगा टाइप में जो हम लोग नदी में खाते हैं, झींगा उस टाइप में, ठीक। फिर इसके बाद ऑलिव, तो भाई ये तो सही बात है, ऑलिव इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इन सब में एक काइटिन का बना हुआ होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग मस्त एकदम क्वेश्चन पे, कौन सा, पिक द रॉन्ग पेयर, हमको गलत पेयर को की पहचान करना है। तो गलत पेयर की पहचान कैसे होगी बताओ भाई। तो पहला हम लोग फर्स्ट देखेंगे, एडेनिन सुगर जो होता है, एन ग्लाइकोसिडिक। देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही ये शुगर आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये भी मैं बताया हूं जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था, तो ये बात तो सही है। इसके बाद सेकंड आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएनए की संरचना में बताया हूँ इसको, तो वहां पे देख लेना, ये भी सही बात है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शन सी पे, सी क्या है, वैलिन हिस्टिडीन पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये दोनों अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड अभी हमने बताया कि आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये भी सही है। फिर इसके बाद प्यूरिन पिरिमिडीन, डीएनए में जैसे प्यूरिन में दो बताए थे, एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडीन में साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, तो कौन कौन सा किसके साथ जुड़ता है, ए किसके साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड टी के साथ, जी जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात भी मैं बोला हूं वहां पे, तो ये भी सही है। अब लास्ट देख लो भाई, ग्लूकोज ग्लूकोज एस्टर बॉन्ड, ये खुद ही पकड़ा गया, एस्टर बॉन्ड थोड़ा नहीं होता है, कौन सा बॉन्ड होता है बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। कार्बो, ये ग्लूकोज किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का, और ये अगर दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कमेंट में पिन करो इसको, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखो न्यूक्लियोसोम लिंक्ड विथ, न्यूक्लियोसोम्स कहाँ आ गया, न्यूक्लियोसोम नहीं होना चाहिए इसमें, न्यूक्लियोसोम तो वो होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन को वो डीएनए अपने ऊपर लपेट लेता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियोसाइड लिंक्ड विथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये भी गलत है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड टाइड जो ये सब है, न्यूक्लियोटाइड वगैरह, ये किसके द्वारा जुड़ते हैं आपस में, ये जुड़ते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखो ये अभी ऊपर ही मैंने बताया, तो ये डीएनए वाले में, तो इसीलिए बोल रहा था ना कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि किसी फॉर्मेट में आए, अगर एक बार पढ़ लोगे ना मेरे जो पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो वहां से किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आए आप उसे कर लोगे। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपस में
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं और ये सही है। जब सही है तो हमको आगे कुछ दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाओ भाई, कौन सा 16, क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन आरएनए डीएनए इज बिकॉज ऑफ, एकदम भैया बाएं हाथ का भी ये खेल नहीं है। डीएनए और आरएनए में किसमें अंतर होता है, लेकिन हाँ एक बात ये भी है, चैलेंज कर रहा हूं, अच्छे अच्छे लोग भी इसको नहीं जल्दी बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके बीच में दो मेजर डिफरेंस होते हैं, अगर दोनों मेजर डिफरेंस पता है तो इसको सॉल्व कर लोगे। क्योंकि देखो शुगर और प्यूरिन, अब प्यूरिन और पिरिमिडिन फंसाएगा, इसीलिए हम पिरिमिडिन और प्यूरिन बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं डीएनए वाले वीडियो में, देख लेना एक बार। शुगर तो भाई अलग होता ही है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर। तो इस हिसाब से तो ये सही है, लेकिन प्यूरिन में अभी बताया कौन आता है, एडेनिन और गुआनिन। तो डीएनए का प्यूरिन हो चाहे आरएनए का प्यूरिन हो, दोनों में एडेनिन और गुआनिन ही होते हैं। जब दोनों सेम है तो भाई कैसे ये डिफरेंट हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, शुगर एंड फास्फेट। शुगर तो डिफर है, यहां से तो सही बन रहा है, लेकिन फास्फेट तो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड वाले पे चलो, फास्फेट एंड बेस, तो फास्फेट तो दोनों में सेम होता है, तो यहाँ ये भी नहीं हुआ। अब लास्ट वाला है शुगर, तो शुगर कौन सी होती है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर। इसके बाद यहाँ पर देखो जो मेन चीज है, पिरिमिडिन दिया हुआ है। पिरिमिडिन में हमको पता है डीएनए में क्या होता है बताओ, साइटोसिन, और उसके जगह पे आरएनए में क्या होता है बताओ, यूरेसिल, सॉरी डीएनए में थायमिन होता है, और इसमें क्या होता है, यूरेसिल आरएनए में। तो यहाँ पर डिफरेंट होता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बताते रहना भाई कि कितना तुम सही कर पा रहे हो। अगर वीडियो देख के मजा आ रहा है, कुछ सीखने का मन कर रहा है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, हम तो यहाँ पे सिखाने ही आए हैं तुम लोगों को। तो भाई एक बार इसको देख लेना और प्लेलिस्ट देख लेना मेरी बहुत छोटे छोटे वीडियो से, और उसका नोट्स बना लेना भाई। फिर इसके बाद जिंदगी में कभी तुमको ये दोबारा मिलेगा ना तो कोई बात नहीं। अब कहोगे नेट जेआरएफ का पेपर देने के लिए इसको देख के, तो यहाँ से तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहेगा, वो तो लेवल अलग ही होता है, उसके साइंटिस्ट वगैरह पेपर बनाते हैं। बाकी सीयूईटी हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, या नीट हुआ, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेडिकल बायोलॉजी अगर आ रही है उसमें टीजीटी पीएचडी यहाँ तक कि इन सबको भी अंडर कवर कर लेगा। इसके बाद इन ए डीएनए गुआनिन कंसिस्ट ऑफ 10%, हाँ भाई चार गाफला वाला क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एडेनिन, ये कह रहा है भाई कि डीएनए में गुआनिन 10% है, तो एडेनिन कितना होगा हमको ये बताओ तो जल्दी से। तो देखो भाई हमको पता है डीएनए में चारगाफ साहब का एक चीज कि हमको पता है ए जितना होगा उतना टी भी होगा, क्योंकि ए तभी ना जुड़ेगा टी के साथ। एडेनिन किससे जुड़ेगा, थायमिन के साथ। गुआनिन किससे जुड़ेगा भाई बताओ, साइटोसिन के साथ। तो गुआनिन का दिया है 10%, कितना दिया है 10%। तो 10% का मतलब कितना होता है पहले बताओ, परसेंटेज 100 रुपए है, हमेशा 100 ही होता है, कोई भी प्रतिशत उसको कहते हैं, है ना। तो 100 रुपए में से अगर 10% दिया है तो केवल 10 रुपया होगा उसका, ठीक। तो इसी तरीके से गुआनिन अगर 10% है तो साइटोसिन भी कितना होगा 10%। तो गुआनिन और साइटोसिन पूरा दोनों मिला के कितना है बताओ, ये दोनों मिला के 10% है, 10% है, तो टोटल कितना ये कवर कर लिया है अभी 20%। अब 20% के बाद बचा क्या है हमारे पास ये बताओ, एक सेकेंड। 20% के बाद बचा कौन है, बचा है हमारा एडेनिन और थायमिन। देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिर से समझा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को मुझे नहीं लग रहा है समझ में आया होगा अच्छे से। देखो टोटल, एक सेकेंड, टोटल कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है ना। तो 100 में से 20 जो परसेंट है ये तो ले गया कौन भाई, 20 कौन ले गया, गुआनिन और साइटोसिन। गुआनिन का क्यों, हम कैसे बताएं कि 20 दिया, क्वेश्चन में तो 20 दिया ही नहीं, क्योंकि गुआनिन 10 लेके गया था इसमें से, तो साइटोसिन भी तो 10 लेके गया होगा, तभी ना इन दोनों को लेकर हम 20 बता रहे हैं। अब बचा कितना बताओ भाई, 80। अब 80 में जुड़ने के लिए दो लोग हैं, कौन कौन है, एक है एडेनिन और एक है थायमिन। 80 रुपया में 2 रुपए दो लोगों को बांटना है, तो कितना रुपया आएगा बताओ। कहोगे कि सर इसको 40 रुपया आएगा और इसको भी कितना आएगा 40 रुपया, तो एडेनिन है, कितना क्वांटिटी पूछा है यहाँ पे देखो, तो ये कितना आंसर है इसका 40, ठीक।
हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1। अब इसके बाद आ जाओ, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कर पाओगे, तो कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट की वजह से। अब एक बात बताओ, देखो दिमाग से अगर करोगे ना तो 1% चुटकी बजाते हुए साल होगा। अच्छा बताओ, डीएनए ठीक है, एटीपी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आता पता है, जिसको कुछ नहीं आता पता है वो कैसे करेगा। फिर इसके बाद एनएडीपी है, एएमपी है। एएमपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो का मतलब होता है केवल एक फास्फेट होगा, और जबकि एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, 3 फास्फेट। तो एक बात बताओ, एक फास्फेट वाला भारी होगा कि 3 फास्फेट वाला? तब कहोगे कि एक फास्फेट वाला, तो इसको पहले होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो भाई अगर ये पहले देखो कहाँ दिख रहा है, इसमें तो है ही नहीं। इसमें देखो ये भी एटीपी पहले है, एएमपी बाद में, ये भी गलत है। ये और सुनो, यहाँ पर देखो एटीपी पहले, एडीपी बाद में। एडीपी का मतलब 2 फास्फेट और टीपी का मतलब 3 फास्फेट। तो देखो 3 वाला पहले दिया है और डीपी 2 वाला बाद में दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया मामला। तो ये भी गलत। आंख बंद करके मारो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 18 का कौन सा सही हो गया? सी वाला। मजा आ रहा है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे, हाँ भाई ये एकदम जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास। कौन सा? इफ डीएनए स्ट्रैंड कंसिस्ट 2000 बेस पेयर, हाउ मेनी स्पाइरल्स वुड अकर इन ईच स्ट्रैंड? हमको पता है, सुन लो भाई, जनरली हम लोग बी डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में भी टाइप होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, ऐसे करके जेड डीएनए वगैरह, लेकिन हमको पता है हम लोग बेसिकली कौन सा डीएनए पढ़ते हैं, बी वाला। तो इसके एक हेलिक्स में, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं भाई? यहाँ से यहाँ तक में कितने होते हैं? एक स्पाइरल में 10 होते हैं। डंडी जो लगा रहे हैं यही बेस पेयर है, डंडवा। समझ में है? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो देखो जाकर डीएनए वाली मेरी। तो यहाँ से देखो एक में कितना लगेगा? 10। तो हमको पता है कितना बेस पेयर है भाई, बताओ? 2000, है ना। 10 की जगह कितना दे दिया है? 2000। तो एक के लिए कितना होगा? जैसे सुनो हमारी बात, एक स्पाइरल में 10 ठो है। एक स्पाइरल में कितना है भाई? 10। एक सेकंड, कलर चेंज कर। एक स्पाइरल में कितना है? 10। तो हमको पता है कि ये जो डंडी कट हुआ है 10 ठो नहीं है, ये कितना है? 2000 डंडी है। कितनी है? 2000। तो अगर एक में बच्चों 10, एक में 10 लग रहा है, तो हमको पता है ये कितना है, बोलो? अगर एक में, तो ये कितना है? 10 नहीं है, ये 2000 है। तो ये भी कितना होगा? एक। अच्छा यहाँ से देखो एक जीरो इसमें ज्यादा है, 1 और 10 में, और यहाँ 1 जीरो कम, तो यहाँ पर 1 जीरो कम होगा, मतलब कितना होगा भाई? 200। ठीक, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ज्यादा इसमें 3-5 हो गया। सिंपल से बात हम क्या बताएं? यही बताएं कि ये डीएनए है। डीएनए का जो एक स्पाइरल होता है, एक स्पाइरल, इसमें कितने होते हैं? 10। एक में कितने हैं? 10। ठीक, लेकिन ये 10 नहीं है, ये कितना दिया है? 2000, है ना। अच्छा एक बार बताओ, 1 और 10 में कुछ दिख रहा है? ये 1 है, केवल एक ही है, इसमें 1 जीरो बढ़ा है। तो यहाँ पर बताओ, इसमें 1 जीरो कम है, तो यहाँ पर भी 1 जीरो कम नहीं होगा, तो ये कितना होगा? 200। सिंपल से यार, करने के लिए बहुत तरीका है इसका, है ना, लेकिन किसी तरीके से कर सकते हो इसको। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 20। A DNA molecule consists 20,000 base pair. How many nucleotide would be present in it? बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर कर लोगे तो मैं जान जाऊंगा अपने से। देखो हम तुम लोग को डीएनए के स्ट्रक्चर में ऐसे बताए थे कि कुछ ऐसे डीएनए डबल हेलिकल होता है, इसको खोल देंगे तो सीढ़ी की तरह होगा। सीढ़ी की तरह होगा तो हमको पता है कौन होता है ये पार्ट जो डीएनए की बैकबोन कहलाती है, ये कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है? 2 चीजों से, एक फास्फेट से, एक शुगर से। तो एक यहाँ पर बताओ क्या होगा भाई? लिखते हैं इसको। एक होगा यहाँ पर P और इसके बाद यस, फिर कौन होगा? P, फिर यस, फिर कौन होगा? P, फिर यस, इस टाइप से। इसी तरीके से ये P, ये यस, ये P, ये यस, ये P। तो इन दोनों से मिलकर बनी। यहाँ पर लगे रहते हैं इसके नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर अगर A रहेगा तो इससे डबल बॉन्ड T रहेगा, ये इधर जुड़ा रहेगा। ये अगर G है तो इससे ट्रिपल बॉन्ड कौन है? C रहेगा, और ये इधर जुड़ा है।
तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड बच्चा उसे कहते हैं, देखो ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड का मतलब जिसमें फास्फेट भी हो, ये यस भी हो, और एक तो कम से कम ये भी हो, मतलब तीनों फास्फेट ग्रुप भी हो, पेंटोज शुगर भी हो, और एक नाइट्रोजनस बेस भी हो, यानी कि इस तरीके से इसको कवर कर दें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। अब कहोगे कि इसको हम कवर कर दे तो भाई ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। ये डीएनए की वीडियो में बताया हूँ बहुत अच्छे से, 2 न्यूक्लियोटाइड हुए तो हमको ये पता चला कि भाई एक जो बेस पेयर है, एक जो बेस पेयर था, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बन गए? 2, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो इसी तरीके से ये एक नहीं है, ये कितना है? 20,000, तो डबल होगा, तो 20,000 का डबल कितना हो जाएगा? 40,000 बेस पेयर। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद आ जाओ मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर भाई, डीएनए का चार्गाफ का लाभ। कौन सा लाभ? डीएनए का चार्गाफ लाभ। हमको ये बताओ, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देकर ना तुमको एकदम घुमा देगा, घुमाने का मतलब एकदम परेशान कर देगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। परेशान अगर हुए तो काम गड़बड़ा जाएगा। इन हिज एक्सपेरिमेंट किए थे डीएनए जो चार्गाफ वगैरह थे साइंटिस्ट, केमिस्ट्री ऑफ डीएनए चार्गाफ एस्टिमेटेड द बेस कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड फाउंड एडेनिन को पाया। कितना भाई? 31% है ना। इसके बाद गुआनिन को कितना पाया भाई बताओ? 19%। द क्वांटिटी ऑफ साइटोसिन इन डीएनए ऑफ ह्यूमन सोमेटिक सेल लाइक टू बी। साइटोसिन पूछ रहे हैं, ये साइटोसिन को पूछ रहे हैं, तो हमको भी बताओ साइटोसिन मतलब किसके साथ जुड़ता है? ए के साथ कि जी के साथ? तो सिंपल सी बात है, कहोगे कि सर जी ए के साथ, हम अभी आप बताएं, ए के साथ तो टी जुड़ता है और जी के साथ कौन जुड़ता है? सी जुड़ता है। तो जी अगर 19% है तो सी कितना होगा बताओ? मस्त हो गया, साल खत्म। ये भी कितना होगा भाई? 19% ही होगा, तभी ना दोनों जोड़ेंगे एकदम बराबर बराबर। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला। ठीक, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। मस्त एकदम क्वेश्चन है। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, मतलब कि कौन सा इसमें से गलत है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड ठीक है, इंसुलिन अमाइनो एसिड। इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन। किससे बनेगा हार्मोन? प्रोटीन से। प्रोटीन किससे बनेगा? अमाइनो एसिड से, इसलिए ये सही है। इनुलिन फ्रक्टोज, ये भी सही है। आरएनए न्यूक्लियोसाइड, ना भैया, जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है वैसे ही आरएनए भी किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और काइटिन भी देखो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है ना, नाग जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नाग, नागा बाबा। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 23 क्या कर रहा है? एटीपी इज, एटीपी क्या होता है बताओ जल्दी? हायर न्यूक्लियोटाइड, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो बात सही है। एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 24। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स विच आर फॉर्म ऑफ फाइबर्स एग्जिबिट, किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं? फाइबर्स के रूप। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था किस फॉर्म में भैया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बड़ा दिमाग से खेलने वाला यार क्वेश्चन ये दे दिया है। सेलेक्ट ए ग्रुप विच कंसिस्ट ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एकदम मस्त है यार, 6-7 मिनट का वीडियो जाके देख लेना एकदम बढ़िया से, उसमें बोले थे, और एनसीईआरटी में टेबल भी दिया है इसका, है ना। तो देखो क्या दिया है, एंथोसियानिन, विटामिन, ग्लूकोज, लिपिड। अच्छा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं किसे? पहले ये सुन लो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसे कहते हैं जो जिसके शरीर में बनता है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा कोई उपयोग नहीं होता है, वो जनरली फालतू की चीजें होती है। तो एक बात बताओ, एंथोसियानिन ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये विटामिन, ग्लूकोज, ये सब थोड़ा नहीं है कि ऐसा थोड़ा नहीं कि फालतू बना हुआ है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा जो मार्फिन, एब्रिन, विनब्लास्टिन और कैरोटिनाइड्स, ये मुझे सही लग रहा है और यही होना भी चाहिए, लेकिन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को। ग्लूकोज, अब भाई ग्लूकोज तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएगा क्योंकि एसेंशियल है बहुत ज्यादा, आरएनए वगैरह भी है ना। फिर इधर कुरकुमिन, रेसिन, एमाइनो एसिड की वजह से गड़बड़ा गया, है ना, नहीं तो रबर और ये सब रेसिनोसिन, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। तो ये याद रखना कौन सा भाई? बी वाला इसका राइट ऑप्शन है, ठीक।
इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने 26 क्वेश्चन नंबर कौन सा 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटाबोलाइट पाथवे। हाँ भाई, कैटाबोलाइट मतलब क्या होता है कि बड़े, देखो दो चीज होती है। हाँ देखो एकदम मस्त समझाया, और मेटाबॉलिज्म समझाया था लेक्चर में। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे में टूटना, छोटा मिलकर बड़ा बनना। मतलब कि मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रक्रिया आती है, एक आता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है छोटे मॉलिक्यूल में। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में बड़े मॉलिक्यूल खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी स्टार्च होती है ना। अब स्टार्च को अंदर तोड़ा जाता है, इसको पचाया जाता है। तो ये सब प्रोसेस क्या है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो हमको देखो रिस्पायरेशन है ना, रिस्पायरेशन तो इसमें भी देखो क्या होगा कि ब्रेक डाउन होगा, है ना, एनर्जी रिलीज होगी। ग्लाइकोलाइसिस में भी ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलाइसिस में मतलब जल का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना। रिस्पायरेशन तभी होगा जब, तभी ना एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद भाई बचा कौन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बताओ। फोटोसिंथेसिस में यही ना होता है कि ग्रीन प्लांट जो है कि ऑर्गेनिक जो CO2 हो गया और सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इनको मिलाकर एक अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। तो यानी कि ये तोड़ा नहीं गया, ये जोड़ा गया है, ये एनाबोलिक प्रोसेस है। ठीक, और यही पूछा है कि नॉट ए कैटाबोलिक, जो कैटाबोलिक नहीं है वो क्या होगी, एनाबोलिक। तो ये सही होगा फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम लोग आते हैं एंजाइम्स आर, है ना, इसका 5 ऑप्शन है। एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रोटीन तो ठीक है होते हैं एंजाइम, लेकिन सभी नहीं होते हैं, याद रखना, बढ़िया से पढ़ाया हूँ। कुछ हद तक कर सकते हो, सॉल्युबल इन वाटर भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताया था इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाईली स्पेसिफिक। हाँ भाई, तभी ना एक डेफिनेट पीएच पे ही वर्क करते हैं, डेफिनेट टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं, जिसको उसका इष्टतम ताप और पीएच कहते हैं। तो यानी कि इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही। इसके बाद लास्ट, अब ज्यादा नहीं बचा है, बस हिम्मत बांधे हो तो 5 क्वेश्चन और मस्त एकदम देख लो अच्छे से। एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ ए रिएक्शन बाई। एंजाइम कैसे किसी रिएक्शन की रेट को घटा देता है ना। जैसे कोई रिएक्शन मान लो कि होनी है 10 मिनट में, तो ये उसको बहुत ही कम समय में करा देगा। जैसे हमने बताया था सबसे तेज एंजाइम याद करो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज वगैरह, है ना। तो कैसे करता है ये भी बताए थे, ग्राफ के साथ बताए थे। लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, यही तो मिल गया यार पहले ही आंसर, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही होगा। ग्राफ भी बनवाए, इसका देख लेना एक बार एंजाइम वाले वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ लॉक एंड की, यहाँ पर की भूल गया था भैया, ठीक, की थ्योरी ऑफ एंजाइम। लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की मतलब क्या है, ताला चाबी। ताला चाबी का मतलब क्या है कि हमको पता है यार ताला क्यों लगाया जाता है घर में, ही बताओ। अब कहोगे चोरों से बचने के लिए, तो वो यार चोर से बचना ही है, तो उसमें रस्सी भी बांध के जा सकते हो, है ना। ताला देखो, जिसको चुराना रहेगा ना वो तुम्हारा ताला नहीं देखेगा, तोड़ के चोरी करके लेते जाएगा। ताला हम इसलिए बंद करते हैं और उसकी चाबी अपने पास रखते हैं, क्योंकि उस ताले की चाबी एक स्पेशल होती है जो मेरे पास रहती है, आप लोगों के पास रहती है, वो किसी और अड़ोसी पड़ोसी में बहुत नहीं होती। नहीं तो कोई भी आएगा खोल के लेके चला जाएगा। तो ताला और चाबी का मतलब जिस तरीके से हर एक ताले के लिए हर एक चाबी होती है, एक ताले में एक ही चाबी लगती है, वो चाबी किसी दूसरे ताले में नहीं लगेगी, है ना। उसी तरीके से ये जो मॉडल है, कहने का मतलब एंजाइम जो है केवल एक ही सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करता है। अब ऐसा थोड़ा ना कि कोई एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट भी पचा रहा है, प्रोटीन भी पचा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, और फैट भी डाइजेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये हमको चीज याद रखनी है। अब ऑप्शन पे आ जाओ, ऑल आइसोलेट एंजाइम आर प्रोटीन्स, सभी तो नहीं होते भैया, है ना। और ये अगर होते भी ठीक है, तो लेकिन इससे कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि राइबोजाइम भी अपवाद है। कंपाउंड्स, रुक जाओ एक सेकंड, इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, कंपाउंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सबस्ट्रेट इनहिबिट द रिएक्शन, कुछ बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। एंजाइम आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्पीड अप, ये तो ठीक है बात। एंजाइम डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, ये तो पक्का गलत दिया। एंजाइम है ऑप्टिमम, देखो ये पूछा एविडेंस किससे मिला, एंजाइम के बारे में बातें अच्छी अच्छी लिखी। तो ये कह सकते हो कि कंपाउंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सबस्ट्रेट इनहिबिट द रिएक्शन, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें उसका जो स्ट्रक्चर होगा एंजाइम का वो उसके सबस्ट्रेट से मिलता जुलता रहना चाहिए। अब इसके बाद आ जाओ भाई, कौन सा हम लोग आएंगे 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30।
एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम में हमने पढ़ाया है कि 4 प्रकार के होते हैं। एक पीएच होता है, एक टेम्परेचर होता है, और एक जो है इनहिबिटर होता है ना। 3 इधर ही देख लेना अपने आराम से अच्छे से। इनहिबिटर होता है, सब 3 ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनहिबिटर में भी हम तुम लोग को बताए थे कॉम्पिटिटिव होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, एक एलेस्टोरिक होता है। तो ये पूछा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव का मतलब कि जो सबस्ट्रेट की तरह इसका शेप मैच करेगा। तो इसका देखो एग्जांपल हमने लिखवाया खूब बढ़िया से, बाबू देख लो, एकदम मस्त सा क्वेश्चन आया है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनिक एसिड, क्योंकि जो सक्सिनेट रहता है उसी की तरह इसकी शक्ल मिलती है मैलोनिक एसिड की या मैलोनेट की, ये जाके जुड़ जाता है ना। तो देख लेना एग्जांपल में लिखवाया, एनसीईआरटी मेंशन है बहुत अच्छे से। हाँ भाई, ये देखो एकदम मस्त सा पूछा। अरे यार, एंजाइम से एक चीज देख लेना, एंजाइम से कोई भी क्वेश्चन आया ना, मात्र यार थोड़ी सी मेहनत करके 1 घंटे वाला वीडियो अच्छे से देख लो यार, उससे बाहर तो देखो कुछ है ही नहीं। अब पूछा है एपो एंजाइम बराबर होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। याद करो, होलो का मतलब मैंने बताया था संपूर्ण एंजाइम। तो संपूर्ण एंजाइम में प्रोटीन वाले उसके पार्ट भी आएंगे, नॉन प्रोटीन वाले पार्ट भी आएंगे, ठीक। को एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, ना, ये भी गलत, ये भी गलत। होलो एंजाइम बराबर को एंजाइम माइनस एपो एंजाइम, गलत। होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन वाला पार्ट, और को एंजाइम मतलब बिना प्रोटीन वाला पार्ट। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। इसके बाद आ जाएंगे, बस ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ब्लू कलर का, ये शायद हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन हो। द एंजाइम दैट ज्वाइन टुगेदर मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ये भी पढ़ा है, उसके क्लासिफिकेशन में है ना। ओथलील याद आया, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, और फिर लाइगेज बताए थे, जोड़ने का काम करता है, याद रखना, है ना। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज नोन एज, अरे वाह भैया, अभी ऊपर तो बोल के आए हैं। प्रोटीन पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर, है ना, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रोस्थेटिक वाला, जो कि एकदम टाइटली बाइंड रहता है प्रोटीन वाले के साथ। तो बच्चों ईमानदारी से बता देना कि भाई तुम लोग का पहले कितना सही हुआ, है ना। ये ना करना कि 33 में से 40 सही हो गया, 40 सही हो गया, है ना। तो ऐसा मजाक ना करना, ना हमारे साथ ना अपने साथ। अपना जो है कि आराम से इसको पढ़ो, 1-2 बार और प्रैक्टिस मान लेना। ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और आने की बहुत ज्यादा इन सबके चांसेस है। और वीडियो भी देखते रहना। अब हम लोग चलेंगे अपने किसी नए चैप्टर पे, ठीक। और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ, ठीक है बच्चों, थैंक यू।